चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. Let's start Unit 2. Let's continue the discussion about Unit 2. कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, समझ गया? एक मिनट. हाँ, स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है. क्या हो गया रे? अवनी, ओमकार को बुला. वैसे ओमकार का नाम निकाला कि कनेक्ट हो गया? इज नॉट देयर. इज कमिंग. ओके. है ना, कनेक्ट होत नाही आहे. हा, इथे दाखवतंय, मध्येच ब्लिंक होत आहे. हाँ, 1-2 मिनट है तुम लोगों के पास. 2 मिनट में कुछ खाना है तो खा लो. मैं खाना खा, एक्चुअली आई हैड माई लंच. यू हैव. 2 मिनट में खा लो. बस खत्म. 2 मिनट हो गया. ओमकार के नाम से स्क्रीन डरती है. ओमकार आए कि स्क्रीन चालू. चलो. हाँ, ये अभी मैंने परमिशन दिया है तो इसके लिए. बट मैं बहुत बार ऑब्जर्व करती हूँ, इधर मैं पढ़ाती रहती हूँ और तुम लोगों का चपड़ चपड़ चालू रहता है. तुम लोग नहीं. हाँ, बहुत लोगों का मैं नाम लेके बता सकती हूँ, बहुत लोगों का. तेरा भी नहीं. सो खाते हैं. मुझे ये बोलना है कि मतलब जब मेरा एक आधा टाइम मूड खराब रहा है, मूड ठीक रहा तो ठीक है. बट तुम लोग अगर ऐसे खाते बैठे तो ये कोई मूवी थिएटर नहीं है जो अपन पॉपकॉर्न खाते खाते कैसे पिक्चर देखते हैं. सो अवॉइड दैट. बहुत बार देखने के बाद ये इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने. चलो. हाँ, शुरू करें क्या अथर्व? सुयांश, प्रेरणा ऑनलाइन है. कंडीशन और वारंटी में का डिफरेंस पता चल गया? पता चल गया. ओके. क्या होता है कंडीशन? टेल मी. Condition is essential element of the contract. Can I say it is main purpose of the contract? Yes, condition is a main purpose of the contract. अगर condition पूरा नहीं हुआ तो will you cancel the contract or will you repudiate? Definitely you will do that. But what if warranty fulfill नहीं हुआ तो you have no right to cancel the contract. You can just claim for the damages. Can you treat breach मतलब तोड़ना? Can you treat breach of condition as can you treat breach of warranty as breach of condition? Tell me. Breach of warranty as breach of condition? Yes or no? No? Why? Correct. So can you treat breach of condition as breach of warranty? Okay. What are the cases where breach of condition will be treated as breach of warranty? What are the condition? When buyer along together waives the performance, buyer खुद ही माफ कर देता है, या buyer want to waive the performance but want to claim the damages, or maybe contract is non severable मतलब अलग नहीं कर सकते, या फिर fulfillment of condition that is excused by the law. लॉ के तरफ से मतलब क्या है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ हमारा क्या हो गया है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को हमको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना पड़ रहा है. वो ऐसा ही होता है, वो गर्ल्स के रिलेटेड. हाँ. क्या कंडीशंस एक्सप्रेस रह सकते हैं? कंडीशंस कैन बी एक्सप्रेस. एक्सप्रेस का मतलब होता है आइदर
आइदर ओरल या फिर रिटर्न, नो प्रॉब्लम। आप बता के कंडीशन एक्सप्रेस करो या फिर लिख के एक्सप्रेस करो। क्या कोई कंडीशन इम्प्लाइड हो सकती है? यस। व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन? कंडीशन एज टू टाइटल। इम्प्लाइड कंडीशन इज नथिंग बट दैट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। इसके लिए हमें अलग से एक्सप्रेसली उनको बोलना नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी से गुड्स बाय कर रहे हैं तो इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ कि वो गुड्स किसको बिलोंग करते हैं? सेलर को बिलोंग करते हैं। हम अगर किसी से गुड्स बाय करें तो इट इज प्रिज्यूम दैट वो क्या है? मर्चेंटेबल क्वालिटी में है, होलसम है। अगर हमने किसी को डिस्क्राइब करके दिया है गुड्स को कि सर हमें ऐसा ऐसा गुड्स चाहिए, तो ये चीज इम्प्लाइड है कि दैट शुड बी एज पर द डिस्क्रिप्शन। या हमने सैंपल दिखाया तो इट इज इम्प्लाइड दैट गुड्स शुड बी एज पर द सैंपल। या फिर हमने ऐसा भी हो सकता है कि हमने डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिखाया। बताया वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, दैट इज एज पर डिस्क्रिप्शन। हमने वो तो एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, बट दैट इज नॉट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो एक्सप्रेस किया है वैसा का वैसा दो, वैसा का वैसा दो, ये उसको बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, हमने जो एक्सप्रेस किया है वही उन्होंने देना चाहिए। और अगर वही उन्होंने नहीं दिया तो कैन वी रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, इसके लिए ऐसा माना जाएगा कि बाबा ये क्या है? ब्रीच ऑफ कंडीशन है एंड नॉट ब्रीच ऑफ वारंटी। हमने ये सारे इम्प्लाइड कंडीशंस देख लिए थे, लिखे नहीं थे। अभी इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड वारंटीज देख लेंगे। इम्प्लाइड वारंटी मतलब क्या? कुछ ऐसे वारंटीज जो कि क्या है? प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है। प्रिज्यूम बाय लॉ है मतलब इसको आपको अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये चीज होनी चाहिए, दैट इज अनसेड। सबसे पहली वारंटी है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। अच्छा, अनडिस्टर्ब वर्ड कभी सुना है? डिस्टर्ब सुना है? जो आप लोगों को करते हो पढ़ाते पढ़ाते, जो आप टीचर लोगों को, फैकल्टीज को करते हो, वो डिस्टर्ब। और अनडिस्टर्ब मतलब जो हम नहीं करते, जो जो आप नहीं करते ऐसा। सो अनडिस्टर्ब मतलब करेक्ट है। अनडिस्टर्ब मतलब बिना छेड़खानी किए या बिना किसी को इंटरप्ट किए, वीकेंड से, है ना, बिना इंटरप्ट किए। तो एक ऐसा वारंटी है जो कि अनसेड है या बोलने की जरूरत नहीं है कि जो पोजेशन है वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए। पोजेशन मतलब क्या? ये गुड्स है मेरे पास है, मतलब पोजेशन किसके पास है? मेरे पास है। कोई गुड्स है सेलर के पास है, मतलब पोजेशन किसके पास है? सेलर के पास है, राइट। एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंजॉय द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। क्या किसी बायर ने गुड्स खरीदी किए, बायर ने गुड्स खरीदी किए तो वो गुड्स का पोजेशन उसके पास आना चाहिए क्योंकि इसने पैसा देकर खरीदी किया है। क्या ये अलग से बोलने की जरूरत है? दैट इज इम्प्लाइड वारंटी दैट इफ यू बाय द गुड्स, इफ एनी बायर बाय द गुड्स बाय पेइंग अमाउंट, गुड्स शुड बी इन buyer's possession. If the buyer having got possession of the goods is later disturbed in his possession, disturb का मतलब होता है कि वो जो गुड्स का टाइटल है वो टाइटल खराब है। मतलब क्या? एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत सिंपल है। अरे बाप रे, एग्जाम्पल है भी। हाँ, ये बायर है और ये एक सेलर है। बायर ने क्या किया? सेलर से फोन खरीदी किया, दिख रहा है फोन, लेटेस्ट मॉडल है ये। फोन खरीदी किया और सेलर ने क्या किया? फॉर सम रुपीज, लेट्स से 92,000 रुपीज में बायर को क्या कर दिया? फोन सेल कर दिया।
यहाँ पे बायर को थोड़े दिन बाद पता चला, बायर के घर पे अचानक पुलिस आ गई, अचानक पुलिस आ गई, बोले वो जो आपके पास फोन है उस पर थोड़ा सा इंक्वायरी चल रहा है, ये वो रजिस्टर तो आपके नाम पे है, क्या करे क्या नहीं करे, इसके लिए आपका नाम लिस्ट में आया, हमारे साथ चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। बायर एकदम डर गया। क्या बायर ने जेन्युइनली 92,000 रुपीज देके सेलर को जेन्युइनली खरीदा है प्रोडक्ट? करेक्ट। क्या उसको ये पता था कि सेलर ने वो जो फोन उसको बेचा है वो चोरी का माल है? बायर हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बायर को कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो पोजीशन है अभी किसके पास है? बायर के पास है। क्या वो डिस्टर्ब पोजीशन है? यस, डिस्टर्ब पोजीशन है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो कंफ्यूज है, इसका टाइटल मतलब ओनरशिप किसका है, पोजीशन किसी और का है। तो ऐसा इट इज इम्प्लाइड वारंटी दैट पोजीशन शुड बी अनडिस्टर्ब, पोजीशन शुड बी अनडिस्टर्ब। और अगर बायर को उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है, कुछ पैसा देना पड़ा है, तो क्या ये केस में अगर डिस्टर्ब पोजीशन है तो ये केस में बायर सेलर को स्यू कर सकता है? डेफिनेटली बायर कैन स्यू सेलर एंड कैन क्लेम द डैमेजेस। वारंटी, सेलर फोन वापस ले लेगा क्या? टेल मी, सेल के केस में कैन वी टेक बैक द गुड्स? एग्रीमेंट टू सेल तो नहीं है, दैट इज सेल, सो वी कैन टेक, वी कैन नॉट टेक बैक द गुड्स। बट क्या बायर को इनकन्वीनियंस हुई, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, फालतू का खर्चा हो गया, क्या वो सारा की सारा खर्चा इससे वसूल कर सकते हैं सेलर से? यस, बिकॉज द पोजीशन वाज डिस्टर्ब। और उस सेलर ने क्या किया है, बायर ने इनोसेंटली बाय किया है, उसको पता नहीं है कि पीछे क्या हो रखा है उसके कांड। तो गुड्स तो वापस नहीं लेंगे बट डैमेजेस वो डेफिनेटली ले सकेंगे। व्हाट आर, यस, फोन बायर का ही है। सो 92,000 मतलब क्या, फोन भी ले जाओ पैसे भी, वो जो 92,000 का कॉस्ट है वो तो बायर को देना ही पड़ेगा। बायर, अभी रियल टाइटल किसका हो जाएगा? बायर का हो जाएगा, क्योंकि उसने इनोसेंटली बाय किया है। तो अगर टाइटल अपना है तो अपने को पैसा तो देना पड़ेगा ना। कोर्ट फोन लेके जाएगा ही नहीं। सेल के केस में द गुड्स कैन नॉट बी टेकन बैक। फोन चोरी का, दे विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द सेलर। सेलर को 92,000 मिल गया, हमने तो सेलर को पैसा दिया ऐसा समझ के कि हम एक शॉपकीपर को पैसा दे रहे। अभी वो 92,000 का क्या करना है, क्योंकि वो सेलर का जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है, उसने चोरी करके दिया है। जिससे चोरी किया है वो लोग सेलर से वसूलेंगे, अपने से नहीं। बट वो जो अपने घर पे आए थे, अपने को पुलिस स्टेशन लेकर गए, फालतू जो चीजें हुई है उसमें अपने को कुछ खर्चा लग गया, तो वो खर्चा हम डेफिनेटली सेलर से क्लेम कर पाएंगे, वसूल कर पाएंगे। देन है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्प्रेंसेस। एनकम्प्रेंसेस का मतलब होता है एनी चार्ज, एनी चार्ज। मतलब क्या, सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मेरे को, और मेरे पास है नहीं पैसे। मैंने क्या किया, ये फोन अथर्व के पास रख दिया, बोला मैं ये फोन क्या करती हूँ, गिरवी रखती हूँ, कंसिडर दैट फोन एज अ सिक्योरिटी, और मुझे इसके बदले 50,000 रुपए दे दे। तो अथर्व ने ये फोन लिया और मेरे को 50,000 रुपया दे दिया। ये 50,000 रुपया जो है, क्या ये चार्ज है? ये इसको क्या बोलेंगे, फोन पे होने वाला चार्ज। दैट इज नथिंग बट चार्ज, है ना ऋतुजा? क्या बोला मैंने? हाँ, इनकम प्रिंसेस मतलब चार्ज। एक मिनट। तो अभी जनरली मेरा क्या ड्यूटी है, मैं अथर्व को थोड़े दिन बाद 50,000 रुपए देके मेरा गुड्स रिडीम कर कर लेकर आऊं, दैट इज माई ड्यूटी। 50,000 अलॉन्ग विथ एनी इंटरेस्ट वट एवर। बट मैंने क्या किया, अथर्व को थोड़ा रिक्वेस्ट किया, अथर्व को बोला कि देख मैं तेरे पैसे तो दे दूंगी बट फोन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास एक ही फोन है, मेरे को चाहिए रहता है फोन, मैं पैसे चुका दूंगी। तो मैंने क्या किया, अथर्व से वो गुड्स ले लिया। क्या ये गुड्स पे अभी भी कोई चार्ज है? गुड्स पे चार्ज है, इनकम प्रिंसेस का मतलब चार्ज होता है। सो गुड्स पे चार्ज होने के बावजूद भी मैंने ये गुड्स किसी और को क्या कर दिया,
सेल कर दिया, किसी और को सेल कर दिया, कैन आई सेल द गुड्स? जब तक कंप्लीटली मैं गुड्स को रिडीम नहीं करती हूँ, आई कैन नॉट सेल द गुड्स. मैं बायर हूँ स्टिल, मुझे एज अ बेली काम करना पड़ेगा जब तक आई कंप्लीट द चार्ज. और इन बिटवीन मैंने ये गुड्स रोहन को सेल कर दिया, 60,000 रुपए में फोन बेच दिया, 10,000 का प्रॉफिट सोचा, हालांकि मेरा टोटल प्रॉफिट है, अभी तक तो उसको 50,000 रुपीज दिए भी नहीं है ना. तो ये केस में फोन पे चार्ज बना. कल जाके जो बायर ने मेरे से फोन बाय किया है, क्या वो जेन्युइन बायर है? यस, दैट इज अ जेन्युइन बायर. उसको पता ही नहीं है कि ये फोन पे चार्ज है. और कल जाके अथर्वा अगर रोहन के घर पे चला गया, मेरे मेरे गुड्स वापस दे बोले, मेरे को मेरे गुड्स वापस चाहिए, ये फोन का पैसा चुकाया नहीं है मैडम ने, पैसा भी नहीं चुकाया, 50,000 लेके भाग गए, अभी मैं फोन तो ले ही सकता हूँ, ऐसा अथर्व ने किसको बोला? रोहन को बोला. तो क्या वो रोहन से गुड्स ले सकता है? अथर्व कैन नॉट टेक बैक द गुड्स फ्रॉम रोहन. बट इसको क्या राइट होता है 50,000 रुपए मेरे से वसूल करने का? डेफिनेटली ही कैन स्यू मी इन कोर्ट ऑफ लॉ कि इन्होंने ये सिक्योरिटी दिया था, बदले में पैसे लेकर गए, बाद में सिक्योरिटी भी लेकर गए और अभी तक पैसे नहीं दिया. सो दैट इज एनकम्प्रेंसेस मीन्स चार्ज. ये इम्प्लाइड है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप अगर कोई गुड्स सेल कर रहे हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, या उसका पोजीशन अनडिस्टर्ब नहीं चाहिए, मतलब टाइटल भी जेन्युइन होना चाहिए. मैंने तो प्रॉफिट में बेचा ना, मेरे को तो प्रॉफिट हुआ. हाँ, सेल कैसा होगा मतलब? हाँ, मैंने इसको सेल किया ना, मैं मैंने फ्रॉड किया, ठीक है, बट ये तो जेन्युइन बायर है, इसमें इसकी क्या गलती? इसने 60,000 मुझे दिए, मतलब मैंने 60,000 भी रख लिए और वो जो तेरे से 50,000 रुपए वो लिए थे वो भी रख लिए, कुल मिला के 1,10,000 है मेरे पास. तो एक्चुअली आई शुड रिडीम द फोन एंड देन सेल इट टू समवन एल्स. तो ये क्या हो गया, फोन पे चार्ज आ गया. तो ही हैव ऑल राइट टू स्यू, ही हैव ऑल राइट टू गो इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट मी, और वो पैसा वसूल करेगा डेफिनेटली. उसको तो जेन्युइनली टाइटल मिल जाएगा क्योंकि वो इनोसेंट बायर माना जाएगा. हाँ, फोन वसूल करने की जरूरत नहीं, फोन इज इन हिज पोजीशन ओनली, बट द पोजीशन इज डिस्टर्ब्ड राइट नाउ. सेम, वो दोनों सेम हुआ. हाँ, वो मेरे ना, अब मैंने मेरे स्किल से 60 को बेचा 50 का फोन, उसको ऐसा थोड़ा फोन को कवर वगैरह वगैरह लगा के. यस, 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 he can still sue for the price. डेफिनेटली तू अगर नहीं भी मालूम पड़ा बेचा तो भी तू स्यू करेगा ना, क्योंकि मैंने 50,000 दिया का है. अगर मैंने 50,000 नहीं दिया तो तू क्या करने के लिए आएगा मेरे पास कि बाबा मैडम ने पैसा नहीं दिया, मैं गुड्स तो लेके जाऊं. तू मेरे पास फोन कलेक्ट करने के लिए आए, तेरे को पता चला मैडम पैसा लेके भाग गए, फिर ये आइडिया आई कि एक रोहन नाम का पर्सन है, उसको गुड्स दिया, सो यू वेंट टू रोहन, बोले अरे वो जो फोन है ना वो मेरा है, क्योंकि मैडम ने मेरे 50,000 दिए नहीं थे, यही फोन गिरवी रखा था, ये देखो प्रूफ. रोहन बोलेगा मैंने तो मैडम को 60,000 रुपए देके फोन बाय किया, तुम्हारे चक्कर में मेरी क्या गलती? सो ही इज अ जेन्युइन बायर. यू कैनॉट टेक बैक फोन फ्रॉम मी हिम, बट यू कैन sue मी फॉर द प्राइस. यू विल गेट द अमाउंट ऑफ द, जितना भी अपना कॉन्ट्रैक्ट का है उतना मिलेगा. देन है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड. इसका मतलब है कि कोई भी गुड्स हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो इट इज अज्यूम और दैट इज प्रिज्यूम बाय लॉ कि ये कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी और फिट टू यूज होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, या डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स. अभी कोई एसिड होता है जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो है, ये क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है, क्लीनिंग में वगैरह जो फ्लोर क्लीनिंग में यूज किया जाता है. तो और उसके बहुत अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी है, डेंजरस लैब में वगैरह भी यूज किया जाता है. अभी आपको क्या हुआ, आपको किसी ने बोला जाओ HCl लेके आओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके आओ, आप चले गए कोई फार्मेसी में, मेडिकल में चले गए, बोले अंकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, तो उन्होंने
मतलब अगर उन्होंने कोई ऐसा कैन दिया जिसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि इट इज डेंजरस, जैसे गुटखा के ऊपर लिखा होता है इट कॉजेस कैंसर, वो देख देख के लोग खाते हैं। सो हाँ, फोटो रहता है, सब लिखा हुआ होता है। सो इन द सेम वे, अगर कैन पे लिखा हुआ है, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, अगर उन्होंने ऐसे ही आपको कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक कोई बोतल में प्रोवाइड किया, कांच की बोतल में प्रोवाइड किया, सो इट इज इम्प्लाइड दैट ही शुड डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, कि ये थोड़ा डेंजर है या आपको इसको ऐसे यूज करना चाहिए, जहां पे उस पे लिखा हुआ ना हो। और हम किसके स्किल्स एंड जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं? सेलर के। हमको कुछ पता नहीं, हमें बस सर आपके हिसाब से दे दो, तो क्या उसने बताना चाहिए? डेफिनेटली बताना चाहिए। ये क्या हो गया? इम्प्लाइड वारंटी हो गया। एक और चीज बताती हूँ कि जैसे आप कोई दवाई, कोई क्रीम खरीदने गए, दवाई का कोई ट्यूब खरीदने गए, क्या कोई भी दवाई पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी लिखा होता है विद इन 24 मंथ्स? इट इज ऑलरेडी रिटर्न ओवर हियर। आपने क्या किया, एक 500 रुपए का दवाई खरीद लिया, एक ट्यूब खरीद लिया, सो उस पे ऑलरेडी लिखा है कि वो एक्सपायर हो चुका है, आपके 24 मंथ्स ऑलरेडी खत्म हो चुके, स्टिल यू चेक्ड एंड गेट द गुड्स। नाउ टेल मी, कैन यू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द शॉपकीपर? व्हाई? एग्जैक्टली, यू हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, यू हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। इसे बोला जाएगा कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। इट इज नॉट दैट कि एवरी टाइम हम सेलर को या शॉपकीपर को ब्लेम करें। अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो हम क्या येड़े थोड़ी है, हमारी भी ड्यूटी होती है उसको देख के चेक करके खरीदे। हाँ, अगर हम कंप्लीटली सेलर के जजमेंट पे रिलाय है, हमें कुछ पता नहीं, वी आर रिलाइंग अपॉन द जजमेंट ऑफ द सेलर, देन वी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम हिम। बट इफ हम लोग साउंड माइंड पर्सन है तो हम कोई भी दवाई लेने से पहले क्या उसका एक्सपायरी डेट देखेंगे? करेक्ट, डेफिनेटली देखेंगे। या जैसे मिल्क का पैकेट है, दूध का पैकेट, दही का पैकेट, जो भी है, क्या आप उस पर एक्सपायरी डेट चेक करते हो? क्योंकि वो 2 to 3 days में एक्सपायर हो जाता है। सो इट इज योर ड्यूटी टू चेक, इट इज बायर ड्यूटी टू चेक द गुड्स। इसको बोला जाता है कैविएट एम्प्टर, मतलब लेट द बायर बी अवेयर। अगर लेट द बायर बी अवेयर के चलते आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो यू कैनॉट ब्लेम द सेलर और यू कैनॉट क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। हम्म, मेडिसिन ले लिया और हैव यू आस्क्ड द जो फार्मिस्ट है उसको पूछा था क्या कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दैट और वगैरह? उसने कुछ नहीं बोला? उसने पूछा था क्या? नहीं पूछा था, उसको नहीं पूछा था। यू हैव टेकन द मेडिसिन। अल्टीमेटली अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर के कंसल्टेशन से लेते हो, सो डेफिनेटली एज पर प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, सो डेफिनेटली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आजकल बहुत सारे अरे आपस में बड़बड़ मत करो। आजकल बहुत सारे मेडिकल वाले हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां भी देते नहीं है, छोटी मोटी दवाइयां देते, बट कोई अगर आप बड़ा ड्रग्स या कोई भी दवाई लेने जाओ तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते नहीं है वो, बिकॉज देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल बाद में, बोलो? हाँ, नहीं देते। करेक्ट, करेक्ट। अभी लेट द बायर बी अवेयर के लिए देर आर सम कंडीशंस विच शुड बी सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन है? इफ बायर हैड मेड known to the seller, see, subject to the provision of this act or any other law for the time being, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of the goods supplied under contract of sale. Following conditions should be satisfied. If buyer had made known to the seller the purpose of his purchase, number one, if buyer relied upon the skills and judgment, ये 3 केसेस में ऐसे बता रही हूँ जहां पे caveat emptor won't work। मतलब क्या? लेट द बायर बी अवेयर का मतलब होता है किसकी जिम्मेदारी? बायर की जिम्मेदारी। बट ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे जिम्मेदारी किसकी? सेलर का जिम्मेदारी। यहाँ पे कैविएट एम्प्टर वोंट वर्क। सबसे पहले हमने क्या किया है, सेलर को अपना पर्पस क्लियरली बोल दिया है, सर मेरी मम्मी ने मुझे दवाई लाने के लिए भेजा है, ये दवाई का नाम है, इसके बारे में मेरे को जरा सा भी आइडिया नहीं है। सो क्या हमने सेलर को अपना पर्पस क्लियर किया? यस किया। सेकेंडली,
द बायर इज कंप्लीटली रिलाइड अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर. हमने सेलर को बोल दिया सर आप आपके हिसाब से देख लो, हमें कुछ भी नहीं पता, इसमें का कोई आइडिया नहीं है. थर्ड, सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन. थर्ड क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली सेलर का बिजनेस होना चाहिए, वही बिजनेस होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो गुड्स में डील कर रहा है. जैसे कोई मेडिकल वाला फार्मेसी उसमें डील कर रहा होगा, या कोई अगर ग्रोसरी वाला है तो उसका ग्रोसरी शॉप चाहिए. पर्टिकुलरली हमने जो डिस्क्राइब किया है वही गुड्स में वो क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए. अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हु विल बी लाइबल, then seller will be liable. Why? Because we are completely relied upon his judgment. हमें कोई आइडिया नहीं है, हमने हमारा पर्पस बताया, हाँ बताया था. Have we relied on the seller judgment? Yes, we did. And thirdly, कि क्या सेलर का बिजनेस है वो सेम टाइप ऑफ गुड सप्लाई करने का, आंसर इज यस. तो ये केस में हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. वी कैन क्लेम damages or we will get exchange or we can either repudiate contract also. अभी इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, इस पे फिर से डिस्कशन करेंगे, देन विल स्टार्ट. आपको इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज क्या होता है समझ गया. अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन में टाइटल जो है वो जेन्युइन चाहिए. इनकम प्रिंसेस का मतलब होता है फ्री ऑफ, एनी गुड्स शुड बी फ्री ऑफ चार्ज. क्या अगर जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो क्वालिटी फॉर फिटनेस होना चाहिए, फिट टू यूज होना चाहिए, करेक्ट, फिट टू यूज होना चाहिए. एंड नेक्स्ट लास्ट क्या था, वारंटी. लास्ट वारंटी है कि अगर कोई गुड्स का डेंजरस नेचर है, अगर गुड्स कोई हजार्डस टू हेल्थ है तो दैट शुड बी डिस्क्लोज टू द, दैट शुड बी डिस्क्लोज टू द बायर, दैट इज इम्प्लाइड. और अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया और उसके वजह से बायर को कोई इनकन्वीनियंस हुआ, बिकॉज बायर ने उसके जजमेंट पे रिलाई किया है, तो कैन बायर क्लेम द डैमेजेस. बायर डेफिनेटली कैन क्लेम द डैमेजेस, आइदर गुड्स एक्सचेंज में मांग सकता है या जो भी है. वही सेम, मैं अगर ये फोन सेल करना चाहती हूँ और ये फोन पे बहुत सारे क्रैक है, आपको दिख रहा है सामने डिस्प्ले पे बहुत सारे क्रैक है, फिर भी आपने फोन बाय कर लिया. घर पे जाने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स ने चेक किया फोन कौन सा लेकर आया, और वो बोले कि ये ऐसा कैसा फोन उठा के लेके आया जिसपे तो कितने सारे क्रैक है, जा वापस करके आ. क्या आप वापस कर पाओगे? क्यों? वी हैड, यू हैड मीन्स टू डिस्कवर. मीन्स टू डिस्कवर ट्रुथ का मतलब होता है हमारे बायर के पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रुथ को फाइंड आउट करे. अभी नॉर्मली भी देख के हमें समझेगा ना इस पे क्रैक है. अगर ऐसा होने के बावजूद भी बायर ने बाय कर लिया, देन द लाइबिलिटी विल बी कंप्लीट ऑफ बायर, लाइबिलिटी बायर का रहेगा, फिर वो वापस सेलर के पास आकर डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा. कहां तक लिखा है? when conditions is to be treated as warranty. Okay, लिखते जाओ, आई विल स्क्रॉल डाउन. मेरी चेयर कहाँ गई? अच्छा, लिखोगे. कंडीशंस कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी इम्प्लाइड, फिर हम सारी चीजें लिख लेंगे एंड आज के आज खत्म कर देंगे इसको. थोड़ा फास्ट लिखो, पूरा लिखना. सोगा के यूनिट 1 कंप्लीट है ना, यूनिट 1 यूनिट 2 आज तक. ये कौन सा टाइप के पेन है? ओ वाओ, ये भाई बहनों का ऐसे ही रहता. तूने किसका ढापा हाइलाइटर? तेरा ही है.
He had means to discover the truth, but he could not, है ना? 1 month old का क्या किया? माय गॉड, डेंजर है, अमनी से बच के रहना पड़ेगा. हाँ, so then that is fine. But any 7 months old cannot. Hmm. ज्यादा बच्चे रहते तो समझता है अच्छा कि कम बच्चे रहते, कि ऐसा कुछ नहीं. कम बच्चे रहते, ज्यादा रहते तो समझने की नहीं है, डिस्कशन ज्यादा हो जाता है, कभी कभी वो डिस्कशन आउट ऑफ ट्रैक चले जाता है. लिख लिया. सबके नोट्स कंप्लीटेड है ना अभी पूरा? जो नए बाद में बच्चे ज्वाइन हो रहे थे उनका कंप्लीटेड है पूरा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा. प्रसाद तेरा कितना बाकी है? 2-3 यूनिट रह गए. किसके कॉन्ट्रैक्ट के? पार्टनरशिप मैंने सिखाया क्या? पार्टनरशिप सिखाया नहीं ना. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आपको रिफ्लेक्ट ना हो इसके लिए आइडिया है मेरे पास एक. यस, बोलो. हु सेड मैम? इतना टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी हो गया. हाँ, ये इम्प्लाइड नहीं हुआ. ठीक है. क्लास के बीच में कोई कुछ खाएगा नहीं, टिफिन विफिन? वो तेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, तू उसको मैनिपुलेट कर देगी. अपनी सिया डेंजर है एकदम. बस. डन. हो गया. आकांक्षा, ऋतुजा. एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ये जो इम्प्लाइड कंडीशन है, ऐसा टेबल वेबल मत बनाना. मैंने जो चीजें हाईलाइट की है सिर्फ आपको वही लिखना रहता है. हाँ, इम्प्लाइड कंडीशंस ऐसा लिख लेना. क्विकली, सब कुछ फास्ट लिखो. अपने को आज के आज खत्म करना है ये यूनिट. ऑनलाइन वाले बच्चे मैं इधर ही हूँ, डरना मत. बस आपको लिखने के लिए टाइम दिया है, मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, आपको लिखना है. वॉट एवर इज हाईलाइटेड यू विल हैव टू राइट इट डाउन. तू शिवानी है ना? स्नेहल है. शिवानी नहीं आई क्या? अच्छा, देयर इज नो शिवानी इन आवर क्लास. आई हैव वन शिवानी इन अनदर क्लास, सो आई थॉट इसमें भी होंगे.
I have learned name of all. We almost. Priya. Property is to pass मतलब possession is to transfer. अग्रीमेंट टू कौन सा बोल रही है? कंडीशन एज टू टाइटल. अग्रीमेंट टू सेल के केस में वो गुड्स को होल्ड कर सकता है ना. टाइटल नहीं है. जब तक टाइटल नहीं आता तब तक मैं नहीं दूंगा गुड्स. ओनरशिप आना. इट इज इम्प्लाइड दैट जो गुड्स सेल कर रहा है उसके पास वो गुड्स का ओनरशिप चाहिए. स्क्रॉल करूं. कंडीशन एज टू टाइटल नहीं हुआ. शांति से अपना अपना लिखो सब लोग. जितना फास्ट लिखोगे उतना होगा. हो गया क्या गौरव? क्या स्किप हो गया? कुछ है ही नहीं. कंडीशन ही चालू हो गए ना. कंडीशन एज टू टाइटल ये स्किप हो गया. हाँ चल लिखो. तू क्यों नहीं लिख रहा है? शॉर्ट नोट्स नहीं लिखना है. इसका रीजन बाद में पता चलेगा तुम लोगों को वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. नहीं चार्ट नहीं लिखना है. असाइनमेंट था जो वो. बाकी आए क्या क्वेश्चंस? सैटरडे और फ्राइडे सर का लेक्चर कितने बजे रहता है अकाउंट्स का? 10:30 से 12. 10:30, 11:30, 12:30. ठीक है. कल नेक्स्ट यूनिट. फर्स्ट यूनिट फिर से उल्टा. उनको सब वापस जो तुमको डिटेल में पढ़ा है उनको भी वही. नहीं फर्स्ट ना उनका फर्स्ट तो फर्स्ट यूनिट ऑफ सोगा हो गया. कब किया मैंने? अच्छा. देन फिर सेकेंड यूनिट. मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके उनका ज्यादा कवर करवाने वाली हूँ. सेम पेज पे होता है. आज पूरा यूनिट 2 हो जाएगा लिख के भी. सो यूनिट 2 के नोट्स अपने ग्रुप पे डाल देना.
सो दैट आफ्टर मेरे टीचिंग के बाद वो लिख सकते हैं उसको। हाँ, और मैं जब तक ना बोलूं किसी को बुक मत देना। नोटबुक ले लेंगे ना तुमसे, तुम लोगों की। हो गया क्या स्नेहल? कंडीशन नंबर 1 हो गई, टाइटल वाली। नंबर 2, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन लिखना, बस उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कहाँ कोड में क्या? हाँ, मस्त है, वो लिखना है। इफ यू राइट सच फ्रेजेस इन एग्जाम ऑल्सो, एग्जामिनर विल बी हैप्पी, बिकॉज ये इसकी ही है। इफ यू सेल बाय डिस्क्रिप्शन में, मतलब अगर बायर ने कुछ अगर अच्छा डिस्क्राइब किया है तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेगा फॉर एनी लेसर? नॉट एट ऑल। सो दैट इज implied the good should be as per description. सारे बदमाश बच्चों को एक साथ हैंडल नहीं करना, मेरे भी माथे को शांति रहती है। सेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट। वो बैच में अभी कौन बदमाश है, टुमारो डिसाइड करूंगी चेहरे देख के। डन। तुम लोग अगर ऐसी स्पीड से एग्जाम में लिखोगे ना, तुम लोगों का 60 मार्क का भी पेपर कवर नहीं होगा, आई बेट यू। तो डिक्टेट करूँ क्या? नहीं, मतलब वर्क ऑन योर स्पीड ऑल्सो, अभी के हिसाब से भी कम ही है स्पीड। एग्जाम में आपका पेपर कवर नहीं होगा, लॉ का पेपर मतलब एकदम पागल जैसे स्पीड चाहिए आपकी। फ्रॉम द मिनट यू स्टार्ट पूरा पेपर कवर करना है। और अगर इफ यू राइट 100 मार्क का पेपर, देन ओनली यू विल पास। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में रखो। मेरे को 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है, तो आपको एग्जाम्शन 60 के ऊपर मार्क आएंगे। उतना टारगेट रखना है, स्पीड पे भी काम करना है। हम फिर थोड़े टाइम बाद टाइमर लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ मैं क्लास में, बट अभी के लिए सेल बाय सैंपल फटाक से लिखो। सेल बाय सैंपल एंड सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों पॉइंट डिस्प्ले कर दिए हैं।
सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन 17 एंड 50 नीचे आएगा. It is 27th of June. June. So probably by 5th of June, we will complete the soga pura. July. 5th of July. सोगा कैसा लग रहा है? इजी है, एफर्टलेसली हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स आपको इतने ज्यादा अभी क्लियर हो गए हैं. मतलब जो नए बच्चे हैं उनको पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समझा नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं लग रही है? एवरीथिंग इज क्लियर. इन्फोर्सिबिलिटी के एलिमेंट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हो, सब क्लियर है. कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बिंदास आके पूछ सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस है. सोगा के बाद पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के बाद बचा है कंपनीज लॉ, उसके बाद बचा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. We will try to complete as early as possible, but we will not rush for that. क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंप्लीशन ऑफ नोट्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. ये 2 पेज कम भी पढ़े तो चलेगा, बट जितने पढ़े उतने आपको क्लियर होने चाहिए एकदम मस्त. आप भी नहीं सोचो कितना देर में खत्म होगा, मैं भी नहीं सोचती हूँ वो बारे में. मैं बराबर कर दूंगी आपका जल्दी में जल्दी कवर. किसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पढ़ाई करना चालू किया? कोई नहीं होगा. सिर्फ हाथ ऊपर करके सच में बोलो, अपने मन से डरो. सच में किया? कभी एक यूनिट पढ़ो, कभी आधा पढ़ो, कभी 2 पढ़ो, बट स्टार्ट स्टडिंग दैट, है ना? अच्छी बात है अगर किया है तो. जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है अपने क्लास के आपके नोटबुक में, वो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ. आपके अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने मेरी साइड से 6 बार पढ़ा दिया है. आई एक्सपेक्ट कि आपके 10 रीडिंग हो जाने चाहिए. 10 रीडिंग हो जाने चाहिए, दैट टू मीनिंगफुल विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. और 10 बार कोई आदमी रीड करेगा तो वो पोपट की तरह बोलने ही लगेगा. मतलब की पॉइंट्स तो आपको याद ही रहेंगे. क्या हो रहा है? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस है नेक्स्ट. आपके जो टिफिन आते हैं वो कोई लाके देता है क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बाहर रख के जाए और आप लोग ले ले, ऐसा कोई नहीं है सिस्टम? अच्छा. नीचे वॉचमैन के पास रखे तो नहीं चलता है? वो खा जाएगा? अरे बाप रे. इनसिक्योरिटी की भी हद हो गई है. कौन बोला वो खा जाएगा? हर्ष बोला क्या? साहिल बोला ना, साहिल ही बोल सकता है ऐसी बात. खिला देने का कभी कभी. गाड़ी नहीं लगाने, मैं मेरे को ही लगाने नहीं देता तुम लोग की क्या बात है? तुम लोग किस खेत की मूली हो फिर? नहीं, देर इज ओनली कार पार्किंग ओवर देयर. दीपेश सर पार्क ऑन ये टेरेस,
एंड जस्ट फॉर 2 hours आई कैन नॉट गो टू टेरेस एंड देन पार्क और फिर कम बैक, सो मैं प्रेफर करती हूँ सामने पार्क किया, कन्वीनियंट हो जाता है, कोई बात नहीं। मेरे कंटिन्यूअस क्लासेस इधर नहीं रहते ना। उस वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी देर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट, बराबर याद रहता है कब क्या है। हो गया क्या सोमेश? कार्तिक किधर है आज? नहीं, तुम लोग साथ में ही रहते हो ना? हाँ, बीमार है। अथर्व तू कब ज्वाइन हुआ, सोगा के पहले? सोगा के, अच्छा यूनिट 2 के टाइम पे यू हैव ज्वाइन, यू गॉट एक्सेस ऑफ ये ऑनलाइन सेकेंड से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस लेसन नंबर 1। सो उसका एक एक यूनिट देखना चालू कर दे। कुछ भी नहीं समझा तो मेरे पास आने का, पूछने का, ठीक है? उसके 9 यूनिट्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले एक काम कर अथर्व, अभी तू सोगा के यूनिट 2 से ज्वाइन हुआ है, सबसे पहले सोगा का यूनिट 1 देख ले। अपन रिवीजन तो करेंगे ही, बट सबसे पहले सोगा का यूनिट 1 देख ले, फिर सोगा तेरा धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। एंड साइड बाय साइड 9 यूनिट्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जिसमें बहुत बार रिवीजन भी किया हुआ है। सो वो सारे यूनिट्स देख ले। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को कितना टाइम लगेगा वो उसका टेंशन मत लो। तुम लोगों को क्यों पढ़ी है इतनी? तुम लोग आराम आराम से कंसेप्ट क्लियर होते होते पढ़ो। कोई जल्दी नहीं है अपने को ये क्या, क्या बड़बड़ चल रही है? कोई जल्दी नहीं है अपने को सिलेबस कंप्लीट करने की। मुझे लगा तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, फटाफट 2-2 मिनट में लिख रहे हो। क्या स्पीड है फिर, एकदम। So you are comparing human with robot. Robot is made by human, so we should of course be smarter than robots. हाँ, क्या बोल रहा है जयेश? हाँ बोलो। गाड़ी से मत भाग। लिखो लिखो। लाइट लगा दो क्या फिर ये? एक आध दिन मैंने अगर मतलब नोटबुक चेक करने लिया और मुझे किसी का एक पेज भी या एक यूनिट भी मिसिंग रहा, उस दिन वो नहीं बचेगा। सब कुछ कंप्लीट चाहिए अभी, बाय दिस मंथ एंड। बाय दिस मंथ एंड यू हैव 3 days। क्या शिवम, कितना बाकी है? कि पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बाकी है? बाकी नहीं है। सोगा नहीं, सोगा तो अभी कंप्लीट ही होगा क्योंकि ये सेकंड ही चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या सीन है? सब कुछ किधर उधर घूमने गई है क्या फिर? नहीं, बट कंप्लीट है ना, कल लेके आ जा। उसको अगला तो लिखने देना। वो लिखने नहीं देगा। ये दे, उसका बुक दे।
अच्छी स्पीड है इधर। आकांक्षा, सिया और कौन, ऋतुजा लिख लिख के बैठते हैं। वैष्णवी भी लिख के बैठ जाती है। तुम लोग बहुत स्लो लिखते हो फिर। अवनी तो फोटो शूट में ही बिजी रहती है। मर्कंटेबिलिटी मतलब सेलेबल क्वालिटी। आई थिंक आई शुड डिक्टेट। अभी तुम लोग बहुत। पीछे तुम लोग बड़बड़ करने में ही टाइम वेस्ट करते हो। इधर बैठ हर्ष। ये साइड शिफ्ट हो जा। नहीं तो साहिल तू शिफ्ट हो जा। मंथन क्यों नहीं आ रहा है? वो फ्राइडे सैटरडे आएगा। डन। जस्ट अ मिनट, आई विल स्क्रॉल फॉर 1 मिनट। हाँ। हो गया क्या भूषण? सेलर शुड बी डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, लास्ट लाइन बोल दी। सेलर शुड बी इन डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। गुड शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू होलसमनेस। हाँ, जितना हाईलाइटेड है उतना लिखना है, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। उसके बाद लिखो इम्प्लाइड वारंटी का मीनिंग। सेलर शुड बी अ डीलर इन द गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये ग्राफ नहीं लिखना है बच्चों। सिर्फ इम्प्लाइड वारंटीज लिख लो। देन वी विल स्टार्ट राइटिंग डाउन द वारंटीज। नंबर 1, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। अनडिस्टर्ब पोजेशन का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे अपन। नंबर 1, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, एक्सप्लेनेशन। देन नंबर 2, 3। स्क्रॉल डाउन करूं? पढ़ लो, एक लाइन, एक ही लाइन है वो। चार्ट मत निकालो।
गौरव लिख, पेज ड्रॉप करके आगे का लिख। इम्प्लाइड वारंटी शुरू कर दे। भूषण तेरा पूरा कंप्लीटेड है विदाउट मिसिंग एनीथिंग। लास्ट में टाइम बचा तो मैं एक 10-15 मिनट सब डिस्प्ले करूंगी वापस, फिर कंप्लीट कर लेना। अभी लिखते जाओ तुम लोग जैसे हो रहा है। ग्रुप पे पीडीएफ भी आने वाला है, कुछ मिस होगा तो तुम लोग थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। हाँ लिख दो। पीडीएफ भेजने वाली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बस। लिखते टाइम पे बात करने को बोला है क्या मैंने? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता मैंने ऐसा बोला था। बैठ गया तू, मस्त। डन। पॉइंट नंबर 1 हो गया क्या? अनडिस्टर्ब पोजीशन। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। लिख लो, 2 ही पॉइंट्स है, फिर आई स्टार्ट टीचिंग अगेन। लाइट नको, बट अगर मैं बिना लाइट के पढ़ाऊंगी तो ऑनलाइन वालों को लग रहा है, लगेगा भूत पढ़ा रहा है। लिख लो, 2 ही पॉइंट्स है। डर जाएंगे ऑनलाइन वाले बच्चे।
जिसका हो गया है वो कैविएट एम्प्टर लिखना चालू करो। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पढ़ाना और एक एक पॉइंट लिखाना पड़ेगा। इतना सारा लिखते भी आप प्रॉपर नहीं हो आप लोग। Write down these three conditions. Caveat emptor, where caveat emptor does not work. अभी लिख रहे हो तो पूरा लिख ही देते हो। इतना लिख लो। 3 points, 3 conditions. Caveat emptor is the heading. उसके आगे ब्रैकेट में लिखो let the buyer be aware and write down whatever I have highlighted along with this 3 condition 1, 2, 3 and stop. अभी जो एग्जाम हुआ ना बच्चों का, लॉ का पेपर सबको बहुत अच्छा गया और ऑल द पेपर वर गुड। बट लॉ के बारे में ऐसे रिव्यूज आ रहे थे कि जो मैम आप जो लिखवाते हो वो हमने वही हमने लिखने का ट्राई किया एग्जाम में, या वही लैंग्वेज यूज किया जो मैंने बेसिकली करवाया है, उसकी वजह से बहुत हेल्प मिली है। तो आपको आई जस्ट वांट टू से कि जो मैं नोटबुक्स लिखवा रही हूँ आपको, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। कंप्लीट करो नोटबुक में। और अपने लिए एक एडवांटेजेस बात क्या है कि वी आर यूजिंग एग्जैक्टली आईसीआई इंस्टीट्यूट का वर्ड। हम लोग इंस्टीट्यूट को इतना ऐसे रोल मॉडल मान रहे हैं, आईसीआई के जो मॉड्यूल्स है। और जो पेपर चेक या जो सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, जो पेपर चेक करते हैं उन लोगों के पास, वो सजेस्टेड आंसर्स आईसीआई में से आते हैं। सो आपकी जितनी ज्यादा कीवर्ड और वर्डिंग मैच होगी उतने ज्यादा मार्क मिलने के चांसेस है। हम्म। नहीं नहीं, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आपको हर यूनिट के नीचे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आएंगे। इनफैक्ट उसमें से हार्डली एक आधा क्वेश्चन आएगा। तो अभी आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, इन द लास्ट बैच ऑल्सो मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस टेस्ट पेपर थे, मतलब प्रीवियस एग्जाम्स में, जब से 2014 से पूरे पेपर सॉल्व करवाए थे। तो जितने ज्यादा तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आइडिया आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या नहीं। वो हो जाता है ऑटोमेटिक।
इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे यूनिट्स है, कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करोगे, एक चीज तो जज कर पाओगे कि आइदर ये कौन सा एक्ट है, पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है। सो इट विल बी, मोस्टली इट विल बी गिवन, बट जहाँ पे अगर नहीं भी होगा तो आप जज कर पाओगे और आपको आइडिया आ जाएगा। कभी कभी लिखा नहीं होता है। हाँ ठीक है, रहने दो, इधर ध्यान दो। कैविएट टेम्पटर लिखवाऊंगी मैं और एक बार बाद में। सो कैविएट टेम्पटर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। जहां पे ऑलरेडी गिवन हो चीजें, वहां पे इट इज बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक फॉर दैट एंड बाय द गुड्स। इन केस अगर गुड्स में कोई डिफॉल्ट आया तो बायर विल बी लाइबल हिमसेल्फ। क्या वो सेलर को लाइबल करवा सकता है, डैमेजेस क्लेम करवा सकता है? नहीं करवा सकता। बट वी हैव सम कंडीशंस। इफ अगर ये कंडीशंस है तो ये केस में क्या सेलर से डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं? हाँ, कौन से कंडीशंस? व्हेन बायर ने सेलर को कंप्लीटली उसका पर्पस बता दिया है गुड्स बाय करने का, ही इज रिलाइंग अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द बायर। और तीसरा, सेलर का वही डिस्क्रिप्शन का क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। मतलब अगर हमने कोई ड्रग्स बाय किया है, मतलब कोई मेडिसिन बाय किया है, तो वो फार्मिस्ट होना चाहिए। कोई ग्रोसरी बाय किया है तो वो दुकानदार होना चाहिए। स्पेसिफिकली उसका वही नेचर में क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। देन वी कैन क्लेम द डैमेजेस, अदरवाइज नॉट। वी हैव सम एक्सेप्शन ऑफ केवीए टेम्पटर। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली उल्टा। एक्सेप्शन मतलब एग्जैक्टली उल्टा। केवीएट एम्प्टर का रूल क्या बोलता है? लेट द बायर बी अवेयर। मतलब लाइबिलिटी किसका? बायर का। लाइबिलिटी किसका? बायर का। बट एक्सेप्शनल केस में क्या होगा? एग्जैक्टली उल्टा होएगा। लाइबिलिटी किसका होगा? सेलर का। सो कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। बायर को खुद को समझना चाहिए। दैट इज द रूल। कैविएट एम्प्टर एवरी टाइम इट इज नॉट कि हम लोग किसको लाइबल कराए? सेलर को लाइबल कराए। बायर भी तो अगर कोई गुड्स खरीद रहा है तो देख के खरीदना उसका जिम्मेदारी है। दैट इज कैविएट एम्प्टर। बट वी हैव सम एक्सेप्शन टू रूल कैविएट एम्प्टर। एक्सेप्शन का मतलब होता है रूल का एग्जैक्टली उल्टा। रूल है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब लाइबिलिटी इज ऑफ बायर, responsibility is of buyer. According to exception, who will be responsible then? Seller will be responsible. So exception number 1, वही वही चीजें घुमा के दिए। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जब बायर ने सेलर को पर्पस बोला हो, बायर स्किल्स एंड जजमेंट पे क्या हो? डिपेंड कर रहा हो, एंड वही क्वालिटी के डिस्क्रिप्शन में सेलर वर्क कर रहा हो। यहाँ पे बायर का कोई जिम्मेदारी होगा क्या? नहीं। बायर ने किस पे भरोसा करके गुड्स लिया है? बायर ने सेलर पे भरोसा करके गुड्स लिया है। इन दैट सर्कमस्टांसेस, इन दैट केस, हु विल बी लाइबल? सेलर विल बी लाइबल। वी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। दैट इज एक्सेप्शन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जहां पे हमारा रूल वर्क नहीं करता है। दैट इज एक्सेप्शनल, एग्जैक्टली उल्टा। हमारा एक रूल था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या रूल का मतलब है? जहां पे कंसिडरेशन ना हो, क्या वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। बिकॉज कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। इट इज आउट ऑफ 10 एलिमेंट्स, है ना? तो हमारा रूल है कि बाबा जहां पे कंसिडरेशन नहीं है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट डू वी हैव सम एक्सेप्शन टू द रूल? यस। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एजेंसी, बेलमेंट, दीज आर सम एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शनल केस में कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? हाँ। सो दैट इज एक्सेप्शन, मतलब उल्टा। एक चीज। दूसरी, गुड्स आर परचेस्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। कोई जैसे H&M है, जारा है, ये सारे ब्रांड्स होते हैं। हम लोग ब्रांडेड जैसे गुड्स खरीदते हैं तो वो गुडविल है, इसके लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। मार्केट में अगर कोई शर्ट 500 में मिलती है तो वो बस गुडविल या ब्रांड नेम के वजह से वो 5-5 हजार में मिलती है और लोग खरीदते हैं। पीपल टेंड टू बाय दिस, क्योंकि उसका क्या है? ब्रांड नेम है, गुडविल है। अगर ब्रांड नेम या गुडविल के चलते वो डिफॉल्ट पीस आया तो क्या सामने वाला सेलर आपको बोलेगा आपने तो देख के लेना चाहिए? हम क्या बोलेंगे? ब्रांडेड गुड्स में ऐसा होना इज नॉट एक्सपेक्टेड। कैन यू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर?
यू कैन. यहाँ पे तो केवीए टेम्पटर काम नहीं किया बिकॉज दैट इज एक्सेप्शन टू द रूल. समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ सबको? दैट इज एक्सेप्शन टू द रूल. थर्ड इज सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन. वही चीजें घुमा के मैंने जैसे बोला, सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्राइब किया है सर ये चाहिए, ये चाहिए, ये क्वालिटी का चाहिए, इसका ये ब्रांड है. अगर आपने डिस्क्राइब किया है और सामने वाले ने एज पर डिस्क्रिप्शन गुड सेल नहीं किया, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. जहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या वहां पे केवीए टेम्पटर वर्क करेगा? नहीं करेगा. और जहां पे केवीए टेम्पटर वर्क नहीं करेगा, क्या वो एक्सेप्शनल केस मानेंगे? रूल के उल्टा जा रहा है, इसके लिए एक्सेप्शनल केस मानेंगे. नेक्स्ट है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. मर्चेंटेबल का मतलब होता है सेलेबल क्वालिटी. हम अगर कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स वी विल अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. देन अगर ऐसा है तो विल बी लाइबल, सेलर विल बी लाइबल. अगर गुड्स हमने खरीदते किसी से एंड वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है, डैमेज है, ब्रोकन है, सेल वाला पीस निकाल के दे दिया, ये केस में सेलर विल बी लाइबल. जहां पे सेलर विल बी लाइबल, वहां पे कैविए टेम्पटर रूल वर्क करेगा? नहीं करेगा. क्योंकि कैविए टेम्पटर रूल में कौन लाइबल होता है? बायर लाइबल होता है, बिकॉज लेट द बायर बी अवेयर. सो दैट वुड बी एक्सेप्शन टू द रूल. अगेन सेल बाय सैंपल. हमने जैसा सैंपल दिखाया वैसा सामने वाले ने नहीं दिया. कैन वी रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? यस. कैन वी क्लेम द डैमेजेस? यस. सो यहाँ पे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सेलर. कैविए टेम्पटर डज नॉट वर्क, सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सेप्शन. सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन है. एक तो नुस्ता डिस्क्रिप्शन है, या फिर सिर्फ सैंपल है, या फिर हमने डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिखाया. जैसे चावल का मुट्ठी भर चावल अपन लेकर गए थे शॉपकीपर के पास और उसको ब्रांड भी बोल दिया, सर हमें बासमती चावल चाहिए, तो क्या ये डिस्क्राइब करना हुआ? यस. हमने एज पर डिस्क्रिप्शन और उसको सैंपल भी दिखा दिया, तो दैट इज एज पर सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन की तरह ना हो तो कैन वी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद सेलर? कैन वी डैमेज क्लेम द डैमेजेस विद सेलर? यस. सो हेंस इट विल बी एन एक्सेप्शनल केस. ट्रेड यूसेज. ट्रेड यूसेज का मतलब होता है फिट टू यूज नहीं है. एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस may be annexed by the usage of trade. If seller deviate from that, this rule of KVA tempter does not applicable. ट्रेड मतलब क्या? ट्रेडेबल क्वालिटी में नहीं है. ट्रेड करने का मतलब होता है सेल या परचेस करना, कंसाइन करना, खरीदना. ट्रेडेबल क्वालिटी में नहीं है, मर्चेंटेबल क्वालिटी में नहीं है, देने लायक गुड्स नहीं है, तो वो केस में भी सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल. और इन केस सेलर ने दे दिया, कटा दिया, तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द बायर. मर्केंटेबिलिटी के तरह ही है. ट्रेड, क्वालिटी, मर्केंटेबिलिटी, क्वालिटी एज टू फिटनेस और यूज, होलसमनेस, these are the same चीज. बस ये होलसमनेस जो होता है वो एडिबल के लिए यूज किया जाता है. जो ट्रेड क्वालिटी है वो नॉर्मल जो अपने जैसे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, ऐसे गुड्स के लिए यूज किया जाता है. सेलर एक्टिवली कंसील द फैक्ट. सेलर ने जानबूझकर सच को छुपाया. जैसे मैंने बोला सेलर के कुछ स्टॉक बिक नहीं रहा है, सेलर का कुछ माल बिक नहीं रहा है और वो बहुत सालों से वैसे ही पड़ा है, तो उसने क्या किया, कुछ गलत सलत ऐसे डिस्काउंट लगा दिया. हालांकि वो चीज है 500 की, बट उसको 3000 बता के 50% ऑफ में दे रहा है, क्योंकि वो बिक रहा नहीं है उसका गुड्स. तो अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? सेलर का ही हुआ. बट क्या उसने गुड्स के बारे में फैक्ट कंसील किया कि ये पुराना है, खराब है, ब्रोकन है, डैमेज पीस है? ही हैव एक्टिवली कंसील्ड द फैक्ट. एक्टिवली कंसील द फैक्ट मतलब जानबूझकर सच को हाइड करना, सच को छुपाना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना. सो इन दैट केस सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड कैविए टेम्पटर डज नॉट वर्क. So these are some cases where KVA tempter does not work. एक तो बहुत सिंपल केस ऐसी है कि बाबा आपने स्पेशली ये चीज एग्जाम में आती है, इसके लिए यहाँ पे अलग से भी लिखवा के दिया. If three conditions are satisfied, you rely upon the judgment of seller. You have specifically specified your purpose of buying to the seller, or seller is working in the described goods. So if three conditions are satisfied, then KVA tempter will not work. Then who will be liable? Seller will be liable. So along with that,
Some other conditions are also there, some other rules are also there where caveat emptor does not work. Sample दिया, सैंपल के बेसिस देना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन के बेसिस देना पड़ेगा. सैंपल या डिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पर देना पड़ेगा. अगर ब्रांड नेम के अंदर हमने कोई गुड्स खरीदा, ब्रांडेड गुड्स खरीदा, उसमें फॉल्ट निकला, सेलर को बदल के देना पड़ेगा, सेलर को डैमेज पे करना पड़ेगा. यहाँ पे भी केविएट एम्प्टर वर्क नहीं करेगा. गुड्स अगर आपके होलसम नहीं है, मर्चेंटेबल क्वालिटी में नहीं है, ट्रेडेबल क्वालिटी में नहीं है, सो यहाँ पे भी सेलर को क्या करना पड़ेगा, डैमेजेस भरपाई करके देना पड़ेगा. एंड योर केविएट एम्प्टर कंसेप्ट वोंट वर्क इन दैट केस. किसी को कोई डाउट है ये वाले? डन, वी आर डन विद द यूनिट. छोटू छोटी से यूनिट है. चलो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आंसर पकड़ो मन में. इसेंशियल टू मेन पर्पस, जोर से बोल दो, सबको आता है. कंडीशन है कि वारंटी है? कंडीशन, ग्रेट. ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द अग्री पार्टी, क्या क्या राइट मिलता है? डैमेज, कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट, दोनों कर सकता है. ओके. नंबर 3, टेक टाइम, रीड करो फिर डिसाइड करो. कंडीशन में भी ट्रीटेड एज वारंटी व्हेन ऑल ऑफ द अबाउ. ओके. नॉन सेवरेबल वगैरह होगा. बायर ने वेव कर दिया, बायर ने उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के तरह ट्रीट कर लिया. नंबर 4, केविएट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई, मतलब एक्सेप्शन क्या? देख लो, सैंपल, डिस्क्रिप्शन एंड, मतलब हमने पर्पस क्या किया है, डीलर को नोन किया है, बताया है, ऑल ऑफ दिस. नंबर 5, नॉट इम्प्लाइड कंडीशन, नॉट इम्प्लाइड कंडीशन. नंबर 5 सॉल्व करो. नॉट इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन की लिस्ट चेक करो. सबसे पहला तो इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि दैट शुड बी एज पर द टाइटल. एज पर द टाइटल ये कंडीशन है. एज पर डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो कंडीशन. एज पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल नहीं होगा तो बाय करेंगे क्या? ये फ्री फ्रॉम इनकम्प्रेंसेस कंडीशन था कि वारंटी था? वारंटी. सो दैट इज नॉट अ कंडीशन, दैट इज वारंटी. समझा क्या? क्या कंडीशन नहीं है, मतलब अल्टीमेटली क्या वारंटी है पूछा है. ये तीनों तो कंडीशन है. नंबर नेक्स्ट, conditions and warranty may be either express or implied. Number 7, which is not implied warranty. वारंटी में बस 4 चीजें आती है, अगर आपको याद होगा 4 पॉइंट्स तो. which is not implied warranty. क्या टेल मी अनडिस्टर्ब पोजीशन इज implied warranty? yes it is. free from encumbrances is, it is implied warranty. okay. warranty as to quality or fitness by usage of trade, is that implied warranty? is that implied warranty? Disclosing dangerous nature of goods, is that implied warranty? that is implied. अनटोल्ड है, प्रिज्यूम बाय लॉ है, डिस्क्लोज करना चाहिए. सो ये वाली implied वारंटी नहीं है. अभी जो मैंने लिस्ट दी आपको, implied कंडीशंस, implied वारंटी, वो आपको एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए. नंबर नेक्स्ट, क्या हो गया, क्या? विच सेकेंड? 7th वाला? अच्छा 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 अच्छा. क्वालिटी और फिटनेस इज ऑल्सो, क्वालिटी और फिटनेस इज ऑल्सो वारंटी. राइट 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 राइट. इट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्प्रेंस. यहाँ पे एग्जिस्टेंस दिया, मतलब चार्ज है, हमें चार्ज नहीं चाहिए. यस. नंबर 8 देखो,
गुड्स शुड करस्पॉन्ड विथ सैंपल, ठीक है। अदरवाइज बायर क्या करेगा? कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और कैन क्लेम द डैमेजेस। टेल मी नाउ। Buyer can reject the goods or buyer cannot reject the goods. Tell me. Goods sold by sample is a condition or it is a warranty? It's a condition. So in case if condition is breached, can you repudiate or cancel the contract? That means you are rejecting the goods. So buyer can reject the goods, no problem. Correct. Take some time, 1 minute. Read 9 question आराम से और इसका आंसर डिसाइड करो। क्या किया एम ने? किसने गुड फेथ मतलब इनोसेंटली बाय कर दिया। एम ने क्या किया? एम कौन है? टीवी बेची किसको? एन को बेची। एन को कुछ पता नहीं, उसने गुड फेथ में खरीद ली। क्या वो जेन्युइन बायर है? वो जेन्युइन बायर है। द सेट हैड सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, फॉल्टी कर फ्रॉड कर दिया इसमें सेलर ने। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड इट डिड नॉट वर्क आफ्टर फ्यू डेज इन स्पाइट ऑफ रिपेयर्स। इन केस टेलीविजन वॉज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। मुझे बोलो बायर ने क्या खुद होके एग्जामाइन करना चाहिए कि सेलर की? क्या किसका गलती है यहाँ पे? क्या लगता है मुझे बोलो, किसका आंसर ए है, किसका आंसर बी है? हाँ रीजन बोलो साहिल, क्या क्यों बाय किया? आंसर बी, ऑप्शन बी क्या बोलता है? बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द टेलीविजन एंड रिफंड फॉर द प्राइस, बट व्हाई? मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। ओके, आइदर डिफरेंट गुड्स देना चाहिए कि पैसे वापस देना चाहिए? गुड्स वापस देना मतलब रिफंड का मतलब क्या हुआ? वारंटी में प्रॉब्लम है, कंडीशन में प्रॉब्लम होता तो पैसे देता। तो तू जो बोल रहा है वो उसका एग्जैक्टली ऑप्शन उल्टा है, ऑप्शन बी। तू जो बोल रहा है, तेरा जो ओपिनियन है और ऑप्शन बी कहाँ मैच कर रहा है ना? ऑप्शन बी तो क्या बोल रहा है? पैसा रिफंड करो। किसको लगता है ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? हाँ ऑप्शन डी लगता है तेरे को, क्यों? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे मैंने जो फॉर्म दिया है वो फॉर्म में लिख के चाहिए। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केसेस एंड कंक्लूजन, and you will have to decide either buyer will get back the goods in exchange or buyer will get the refund। इसके लिए you can take help of previous provisions। मुझे आंसर पूरा फ्रेम करके चाहिए। इसका फोटो ले लो, एक ग्रुप पे डाल दो जल्दी। नंबर 10। किसको ये क्वेश्चन ही समझा नहीं? किसको ये क्वेश्चन ही समझा नहीं? ऐसा तो कोई नहीं है ना? टेक हेल्प ऑफ प्रोविजन, फ्रेम आंसर।
मुझे प्रोविजन चाहिए, आई वॉन्ट प्रोविजन। क्या आप कौन सी प्रोविजन इधर लगाओगे? क्या आप केवीए टेम्पटर यूज करोगे या आप नॉर्मल कोई प्रोविजन यूज करोगे, या वो थ्री कंडीशंस? No, this is not exception to the Crevier template. It is directly linked with condition or warranties, which you will have to find out. Crevier template will not apply over here. और इसका exception का भी सवाल नहीं आता Crevier template का. It is directly linked with condition and warranties, which you have to look out. Number 10 देखो एक बार. Where the buyer is deprived to goods by their true owner. छुपाया है ट्रू ओनर को. Then buyer क्या करे? कंडीशन एज टू टाइटल हो गया. कंडीशन एज टू टाइटल में क्या करते हैं? ब्रेक हुआ तो मे रिकवर द प्राइस और मे नॉट रिकवर द प्राइस. क्या किसको लगता है ए वुड बी आंसर? और बी? और बाकी लोग नंबर 11 देखो. तुम लोगों को समझ रहा नहीं है कि क्या नहीं समझ रहा है? चैप्टर पढ़ाने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करते ऑलमोस्ट आ जाते हैं आप लोगों को 98%. आज कुछ आंसर दे रहे नहीं हो, समझ रहा नहीं है कि लॉजिक नहीं लग रहा है. नंबर 11 देखो. When goods are bought by description from a seller who deals in the goods of that described goods, then goods shall be of merchantable quality. The buyer shall have reasonable opportunity of comparing bulk with sample. Goods shall be of excellent quality. Goods shall free from the defects. As per description है, sample नहीं है. As per description है, sample नहीं है. हमने जो डिस्क्राइब किया क्या मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए? यस. एक्सेलेंट क्वालिटी की क्या जरूरत है? एक्सेलेंट क्वालिटी डज नॉट मेक सेंस. फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, दैट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स इज क्या? ये इंप्लाइड कंडीशन है कि इंप्लाइड वारंटी है? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, इज दैट इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी? और मर्चेंटेबल इक्वालिटी, व्हाट इज मर्चेंटेबल इक्वालिटी? पॉइंट नंबर 1 देखो, मर्चेंटेबल इक्वालिटी है. मर्चेंटेबल क्वालिटी बोलना होगा उनको. सो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना इज दैट इंप्लाइड और वारंटी और इंप्लाइड कंडीशन? कौन ए और डी के बीच में कंफ्यूज है? कौन ए और डी के बीच में कंफ्यूज है? और फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स का होना इज दैट वारंटी और कंडीशन? तुम लोगों को क्या हो रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? या सोच ही नहीं रहे हो? आंसर ए होना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है पूरा यूनिट रिवाइज करवाना पड़ेगा. नो, डिफेक्ट का और मर्केंटेबल क्वालिटी का कोई संबंध नहीं है. डिफेक्ट मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है. चार्ज वारंटी इज अ स्टिपुलेशन
बताती हूँ। इसेंशियल टू मेन पर्पस की कोलैटरल टू मेन पर्पस क्या है भूषण? आंसर क्या है इसका? नंबर 11। तुम लोग सिर्फ देख रहे हो क्या, पढ़ रहे नहीं हो? क्या आंसर है? बी। क्यों? पता नहीं। जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो तुम लोग बोलते हो सब समझा, अभी ऐसा क्यों हो रहा है सबका सिचुएशन? ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा है ऐसा सबके मुंह। क्या प्रॉब्लम है? कंफ्यूजन है तो बोलो। सेम सेम लग रहा है, ठीक है, उसको अपन दूर कर देंगे। डिस्ट्रीब्यू तुम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मे बी तुम लोग आज अगर घर पे जाके रीड करोगे तो आपको समझेगा। कंडीशन का लिस्ट दिया हुआ है, वारंटी का लिस्ट दिया हुआ है, तो मे बी आपको समझेगा। सो एक होमवर्क है आपके लिए, घर पे जाओ, अलोंग विथ कंप्लीशन ऑफ सोगा यूनिट 1 एंड यूनिट 2, आपको पूरा की पूरा यूनिट 1 यूनिट 2 रीड करना है, बिकॉज दैट इज को रिलेटेड। पूरा रीड करो और इसको मैं पूरा फिर से रिवाइज करवाऊंगी। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है देखते, वी विल सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन व्हिच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस। इसेंशियल टू मेन पर्पस क्या हुआ? कंडीशन हुआ। सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। क्या? व्हाट इज इम्प्लाइड कंडीशन? द बल्क ऑफ गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। अगर हमने डिस्क्राइब किया है और सैंपल दिखाया है तो बल्क किसके साथ मैच होना चाहिए? दोनों के साथ मैच होना चाहिए। क्या बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू मैच द बल्क विथ सैंपल? यस, बायर शुड हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू मैच द बल्क विथ सैंपल। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वैसे। नंबर 3 देखो, ये वाला क्वेश्चन। एक्स कंसल्ट्स वाई। एक्स ने वाई को कंसल्ट किया। वाई कौन है? मोटर कार डीलर है। फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस, एक्स ने वाई को कंसल्ट किया। एक्स ने वाई को पूछा कि देख, मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए, टूर करने के लिए क्या चाहिए? कार चाहिए। टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट, टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट, हिज मतलब हुज। एक्स सजेस्ट सेंट्रो, उसके उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए उसने उसको क्या सजेस्ट किया? सेंट्रो सजेस्ट किया। एक्स तो एक्स वाज रिलाइंग अपॉन वाइज जजमेंट। हाँ, एक्स बोला देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से टूरिंग पर्पस के लिए क्या बेस्ट है। वाई ने सोचा अपने पास सेंट्रो है, सेंट्रो बोल देते, हालांकि वो बेस्ट नहीं है। सो वाई सजेस्ट सेंट्रो एंड अकॉर्डिंगली एक्स बाइज फ्रॉम वाई। बाय कर ली। अब क्या करें? द कार टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। व्हाट इज द रेमेडी एक्स इज हैविंग अंडर सोगा? टेल मी। हाउ? ये कैविटी टेम्पटर का है। बट ऐसा नहीं ना, एक्स ने पूछा था वाई को, सर टूरिंग पर्पस के लिए क्या बेस्ट है, वाई ने तो बोला सेंट्रो। ये रिलाई कर रहा है क्या? कर रहा है। आपको सबको लगता है यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर होगा? आप जो बोल रहे हो उसका उल्टा बोल रहे हो। लाइबिलिटी किसका रहेगा? सेलर जिम्मेदार मानेंगे कि बायर को? हु? सेलर। क्या लगता है रोहन? सेलर ने सेंट्रो बोला क्योंकि उसको प्रोडक्ट प्रमोट करना था।
कंडीशन क्या थी? टूरिंग पर्पस, तो वो फुलफिल नहीं हो रही है. बट इज ही रिलाइड अपॉन सेलर्स जजमेंट? यस. हाउ? इट इज गिवन. He asked, he just asked for the suggestion. सो पर्पस अगर गिवन है तो वी विल कंसिडर कि बाबा पर्पस बताया है. रिलाइड अपॉन जजमेंट ऑफ सेलर, एंड सेलर इज द डीलर, कार डीलर, मोटर कार डीलर है. मतलब क्या? ही इज सेलिंग द गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन. So are all three conditions are fulfilling, where who can't held responsible? Buyer can't held responsible, where KVA tempter does not work. Then who will be responsible? Are you sure? Can you write down or frame the answer? Your answer may be wrong or someone's answer may be different. और थोड़ा सोचना. That is why I said कि take question. घर पे आराम से थोड़ा एकदम बहुत भी थॉट प्रोसेस मत लगाना. जो गिवन है उस पे ही सोचना. पर्पस है वो देखो, तो उस पे सोच के आई वांट प्रोविजन एंड कंक्लूजन. आई वांट प्रोविजन एंड कंक्लूजन. एक चीज बताती हूँ आपको. अगर कार बाय की है, मिस्टर एक्स बॉट कार फ्रॉम मिस्टर वाई, एक दूसरा ही अलग एग्जाम्पल है. एक्स कौन हो गया? बायर हो गया. वाई कौन हो गया? सेलर हो गया. अभी कार बाय की, और क्या है कि एक्स ने वाई को क्या बोला? क्लियरली बोला. एक्स ने वाई को क्लियरली बोला कि मेरे को एकदम ऐसा स्पीड वगैरह एकदम अच्छी चाहिए, रेसिंग के लिए कार यूज करना है. वाई ने बोला, वाई ने रैंडमली कुछ भी बोल दिया. 1 किलोमीटर, ये 1 लीटर पेट्रोल में आपका 25 किलोमीटर जाएगी. 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है. 25, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कार के लिए. सो 25 का एवरेज. तो क्या हुआ? इधर जो बायर है, बायर ने कार खरीद ली. क्वेश्चन में और एक चीज बताती हूँ. द स्पीडोमीटर ऑफ कार वॉज वर्किंग परफेक्टली. बायर ने कार खरीदने के बाद उसको पता चला कि जो एवरेज इसने बोला था 25 किलोमीटर पर लीटर, वो तो एवरेज गाड़ी दे ही नहीं रही है. क्या मुझे बताओ, बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? यस. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? मैंने एक बताया, स्पीडोमीटर ऑफ कार इज वर्किंग प्रॉपरली. सो यहाँ पे क्या बायर हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ? यस, दैट इज व्हाई इट इज गिवन ओवर देयर. अगर क्वेश्चन में एक भी पॉइंट दिया है तो वो बिना मतलब का नहीं होगा. अगर स्पीडोमीटर इज वर्किंग प्रॉपरली, सो बायर हैव मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ बाय टेकिंग टेस्ट ड्राइव. कि बाबा सच में 1 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में इतना जाती है क्या गाड़ी? ये देखने का राइट किसको था? बायर को था. बट स्टिल ही डिड नॉट चेक. ही हैज रिलाइड अपॉन द information of seller. Can buyer repudiate the contract then? Buyer cannot repudiate the contract. Not even buyer can claim the damages, because as a man of ordinary prudence, he has means to discover the truth को find out करने का उसके पास चांस था. एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, पिछले इसका है, मैंने डिक्टेट किया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रही हूँ मैं. स्पीडोमीटर ऑफ द कार वेर वर्किंग प्रॉपरली, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो व्हाट यू विल अज्यूम कि अगर स्पीडोमीटर बराबर वर्क कर रहा है तो क्या कार खरीदने से पहले बायर टेस्ट ड्राइव नहीं लेगा? क्या सेलर कुछ भी बोलेगा 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर जाती है बोले, और बायर ने हाँ करके बाय कर ली, तो क्या फिर बायर बोल सकता है सेलर को नहीं जाओ मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना? देन बायर कैन नॉट से दैट. बोलो. एग्जैक्टली. मैं मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ का मतलब बेसिकली कैवियर टेम्पटर होता है कि एक कोई भी ऑर्डिनरी काम करके हम देख पाए. दैट इज ओनली लेट द बायर बी अवेयर.
मैं वो क्वेश्चन अलग बोल रही हूँ, लेकिन उसके आंसर से आपको इसका आंसर कैसा लिखना है उसका आइडिया आएगा, इसके लिए मैंने बोला। कंफ्यूज नहीं करना था, बस एक आइडिया देने के लिए बोलना था कि आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू कंसिडर दैट ओनली। खुद का दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन में जो चीजें दी है उसको फैक्ट कंसीडर करके आंसर फ्रेम करो, क्रॉस चेक करो क्या प्रोविजन लग सकता है यहाँ पे। सो दिस इज योर होमवर्क।